हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं डार्ट लैंग्वेज को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो की लेंथ पे मत जाइएगा। कंप्लीट डार्ट लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं, पर हम थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सिलेबस है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इसमें कुछ भी अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं करना है। बस आपको एक लैपटॉप चाहिए रहेगा जिस पे आप कोड कर सकें, और आपको चाहिए रहेगा इंटरनेट। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पर जाना है और यहाँ पर गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है डार्ट पैड। जैसे ही आप गूगल पे डार्ट पैड लिख देंगे तो जो पहली लिंक आएगी आपको उस पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा सा मैं कोड करके देख रहा था, मैंने खोल रखा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो जो भी हम यहाँ पर कोड करेंगे वो यहीं पर हम कोड कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस ट्यूटोरियल को फॉलो कैसे करना है। जैसे ही आप 10 या 20 सेकंड की ट्यूटोरियल देख लेते हैं तो आपको पॉज करना है। वीडियो को पॉज करने के बाद साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है। इससे आपकी बहुत ही अच्छी ग्रिस्प बन जाएगी डार्ट लैंग्वेज के ऊपर। अब चलिए हम चेक करते हैं सिलेबस। इस वीडियो का सिलेबस क्या है। इस वीडियो का सिलेबस ये है, और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रिंट और कमेंट्स कैसे कर सकता हूँ डार्ट लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, किन्हीं किन्हीं लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैं डार्ट लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके बाद ही मैं वीडियो डाल दूंगा कि डार्ट लैंग्वेज हम क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली हम फ्लटर के लिए पढ़ते हैं और फ्लटर के बेनिफिट्स क्या हैं वो भी मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा डार्ट लैंग्वेज सीखने के ऊपर। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम सीखने वाले हैं कि हम डार्ट लैंग्वेज में प्रिंट कैसे कर सकते हैं और डार्ट लैंग्वेज में कमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है गाइज। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर अपने डार्ट पैड के ऊपर। यहाँ पर हमें एक स्पेशल फंक्शन लिखना होता है, वॉइड मेन। अब ये फंक्शन क्या है, देखिए आप सिलेबस में जाएंगे तो मैं फंक्शन भी आपको पढ़ाऊंगा, पर थोड़ी देर में। पहले थोड़े हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं। फंक्शन थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो जाता है। बेसिक्स कवर करने के बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि बस ये वॉइड मेन एक स्पेशल फंक्शन होता है, और जो भी हम कोड लिखते हैं ना वो इस स्पेशल फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं। जब मैं इस रन बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो डार्ट अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। जो भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट करता है, और ये वाला फंक्शन कॉल हो जाता है। अब ये फंक्शन कॉलिंग क्या होती है ये भी मैं जब फंक्शन बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। मतलब बेसिकली इसके अंदर जो भी मैंने कोड लिखा है, लेट सपोज मैंने ये कोड लिखा है, जब भी मैं रन के ऊपर दबाऊंगा, रन के ऊपर क्लिक करूंगा तो डार्ट इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा। किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, जो भी इन करली ब्रेसिस के अंदर लिखा गया है। ठीक है। तो अभी मेन फंक्शन को आप ऐसे ही मानिए कि मेन फंक्शन एक फंक्शन है। जब मैं रन पे क्लिक करता हूं तो मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर, ये मेन फंक्शन की बॉडी होती है, जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही इंग्लिश नहीं लिख सकता हूँ। अगर मुझे कॉटलिन में प्रिंट कराना है हेलो कॉटलिन, सॉरी, अगर मुझे डार्ट में प्रिंट करवाना है तो मैं कैसे कराऊंगा, हेलो डार्ट, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा ताकि सारी वार्निंग चली जाएं। अब मैं अगर रन पे दबाऊंगा, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा, तो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा हेलो डार्ट। आप देख सकते हैं। तो इतना आसान होता है डार्ट लैंग्वेज में प्रिंट कराना। आपको बस प्रिंट कीवर्ड लिखना होता है, फिर करली ब्रेसिस के अंदर आप सीधा लिख सकते हैं जो भी आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम प्रिंट कैसे करवाते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कमेंट्स क्या होते हैं। अभी तो हमने ये 3 लाइन का कोड लिखा है। जब हम बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें हमें हजारों करोड़ों लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उसे एक डेवलपर तो बना नहीं सकता। उसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे डेवलपर की ज़रूरत होती है। तो आप अगर कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप उसे खुद नहीं बनाएंगे, आपके साथ आपकी टीम भी होगी। तो कुछ कोड आप लिखेंगे, कुछ कोड आपकी टीम लिखेगी। तो जब भी आप कुछ कोड लिख रहे हैं और आपको आपकी टीम को उस कोड की ज़रूरत है आगे का कोड बनाने के लिए, तो आपकी टीम को जो आपने कोड लिखा है वो समझ में आना चाहिए। मतलब जो आपने कोड लिखा है वो आपकी टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपनी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उसमें कमेंट्स डाल देते हो। कमेंट्स क्या करते हैं, हमारी कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कमेंट्स क्या करते हैं, कमेंट्स हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और कमेंट्स ऐसी लाइन होती हैं जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होती हैं। कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो
तो यहाँ पर अगर मैं कमेंट डालना चाहूँ, कमेंट डालने के लिए आपको 2 स्लैश डालने होते हैं और यहाँ पर लिखना होता है हेयर आई हैव प्रिंटेड समथिंग इन कॉटलिन, समथिंग इन डार्ट। बार बार मुझसे कॉटलिन निकल रहा है क्योंकि मैंने कॉटलिन की भी वीडियो बना रखी है और मैं कॉटलिन पढ़ता रहता हूँ, पर आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ पर हम डार्ट पढ़ रहे हैं। हेयर आई हैव प्रिंटेड समथिंग इन डार्ट, राइट। तो वॉइड मेन के अंदर मैंने लिख दिया कमेंट की हेयर आई हैव प्रिंटेड समथिंग इन डार्ट। अब मैं इसे अगर रन पे क्लिक करूंगा, रन पे क्लिक करने के बाद कुछ नहीं होगा, हेलो डार्ट ही प्रिंट होगा। इस लाइन की कोई महत्वता नहीं है, बस ये लाइन यही बता रही है कि इसके नीचे मैंने क्या करा है, प्रिंट करा है, डार्ट लैंग्वेज के अंदर प्रिंट करा है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम प्रिंट कैसे करते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर और कमेंट्स क्या होते हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट यहां पर कवर हो चुका है, प्रिंट एंड कमेंट्स इन डार्ट। अब अगला जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। बेसिकली अब अगर हम कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें केवल प्रिंट तो कराना ही नहीं होगा या फिर अपने कोड की रीडेबिलिटी को थोड़ी ना बढ़ाना होगा। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कुछ वैल्यू स्टोर करानी पड़ेंगी, हमें कुछ वैल्यू स्टोर करानी पड़ेंगी, जैसे 10, 20, 30। और वो जो वैल्यू हम जिस चीज में स्टोर कराते हैं ना, उनको कहते हैं वेरिएबल्स। वैल्यूज जिन चीज में स्टोर होती है उन चीज को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। चलो आप वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या होगा, इंट, मतलब कि वो इंटीजर टाइप की है। तो जिस टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो टाइप ही होता है हमारे पास डेटा टाइप्स। वो टाइप ही क्या होता है, डेटा टाइप्स। अगर हम 10, 20 स्टोर कर रहे हैं तो जो आपका टाइप है वो टाइप क्या है, आपका इंटीजर है। अगर आप डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जैसे 10.2 स्टोर कर रहे हैं, तो आपका टाइप क्या है, डबल है। अगर आप ट्रू या फॉल्स स्टोर कर रहे हैं, केवल या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो आपका टाइप क्या है, बूलियन है। तो अब मैं बता देता हूं कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को हम लिखते कैसे हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर। तो हम यहां पर अपने डार्ट पैड की तरफ जाते हैं। लेट सपोज हमें 10 इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर करानी है जिसका नाम है लवेश। तो सबसे पहले आपका तरीका होता है, आपको लिखना होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमने लिख दिया। डेटा टाइप लिखने के बाद आपको लिखना होता है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम लवेश, कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, इक्वल टू 10। अब मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूं ताकि ये रेड और ब्लू लाइन हट जाए। फॉर्मेट कर दिया मैंने इसे। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, ये डेटा टाइप है, ये वेरिएबल है और ये इसके अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां पर प्रिंट कर देता हूं लवेश को। ठीक है, अब मैं रन पे जब जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहां पर लवेश के अंदर एक 10 वैल्यू आ चुकी है और जब मैं लवेश को प्रिंट कराऊंगा तो 10 वैल्यू प्रिंट हो चुकी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, लवेश की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। मैं लवेश को कर सकता हूं यहां पर 20। तो पहले लवेश की वैल्यू 10 हुई, यहां पर मैं दोबारा से लवेश को प्रिंट भी करवा लेता हूं। यहां पर लवेश की वैल्यू 10 हुई, लवेश प्रिंट हुआ, फिर लवेश की वैल्यू 20 हुई, फिर दोबारा से हमने लवेश को प्रिंट करवाया। अगर अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करवाता हूं, पहले प्रिंट होगा 10, लवेश की वैल्यू चेंज होकर 20 होगी, अगली लाइन में प्रिंट हो जाएगा 20। तो ये था अगर मुझे इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है। अगर मेरे को डबल टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है, डबल मतलब डेसिमल, अगर मेरे को डेसिमल टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो मेरे को डेटा टाइप रखना है अपना डबल। यहां पर मैं कर देता हूं 10.2, यहां पर मैं कर देता हूं 20.8 और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं ताकि सारी अननेसेसरी लाइन हट जाए। नो फॉर्मेटिंग चेंजेस। ठीक है, पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। चलिए इसे रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसे रन करा तो लवेश की वैल्यू थी 10.2, जो कि यहां पर 10.2 मेरे पास प्रिंट हो गई। जैसे ही लवेश की वैल्यू 10.2 प्रिंट हुई, यहां पर लवेश की वैल्यू चेंज हुई, वो ही 20.8 और फिर लवेश की वैल्यू 20.8 प्रिंट हो गई। जो यहाँ पर ये लाइन दिखा रहा है ना, ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है, फॉर्मेट पे भी पता नहीं क्यों नहीं हटी, पर इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप परेशान मत होइएगा, ये कुछ भी एरर वेरर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डबल डेटा टाइप। अगर आपको ट्रू या फॉल्स प्रिंट करवाना है, ट्रू या फॉल्स स्टोर करवाना है, केवल या तो ट्रू या तो फॉल्स, बीच का कुछ पार्शियल नहीं चाहिए हमें, तो मैं बूलियन डेटा टाइप यूज करता हूँ। बूलियन नहीं, बूल डेटा टाइप यूज करता हूँ। ठीक है, अब यहां पर आप ट्रू करा सकते हैं स्टोर या फिर फॉल्स करवा सकते हैं स्टोर। अब मैं अगर इसे रन करता हूं,
फॉर्मेट कर देता हूँ, रन करता हूँ, रन करा और यहाँ पर ये टाइम ले रहा है। आप देख सकते हैं पहले लवेश में ट्रू स्टोर हुआ, लवेश प्रिंट हुआ, फिर लवेश की वैल्यू फॉल्स हुई और फिर दोबारा लवेश प्रिंट हो गया और लवेश की वैल्यू हो गई हमारे पास फॉल्स। तो ये था हमारे पास डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। हमने बहुत ही डीपली समझ लिया है कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट भी कवर हो चुका है, जो कि हमारे पास डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ कि डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है आखिरकार। चलिए जी, अब हम पढ़ लेते हैं कि डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है। तो यहां पर मैं आ जाता हूं डार्ट पैड की तरफ। मैंने यहां पर लिखा इंट a इक्वल टू 10। यहां पर मैंने a एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाया। अब अगर a के अंदर मैं कुछ और स्टोर करवाना चाहता हूं, लेट सपोज मैं a के अंदर ट्रू स्टोर करवाना चाहता हूं, ठीक है, a के अंदर मैं कुछ और स्टोर करवाना चाहता हूं, मैं a के अंदर ट्रू स्टोर करवाना चाहता हूं और यहां पर मैं कर देता हूं प्रिंट a और यहां पर मैं कर देता हूं दोबारा से प्रिंट a। तो ये मेरे को एरर देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि यहां पर मैंने इसका टाइप बता रखा है कि एक वेरिएबल है जिसके अंदर केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो पाएंगी, तो हम इसके अंदर बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये यही एरर दे रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप बूल कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। मतलब कि एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट है, उसके अंदर आप केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, बूलियन टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये डार्ट को बनाता है एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डार्ट को क्या बनाता है? स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब यही होता है कि अगर आपने एक बार वेरिएबल का टाइप फिक्स कर दिया है तो मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पर डार्ट एक और फंक्शनैलिटी देता है जिससे आप डायनेमिकली उसका टाइप को चेंज कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर डेटा टाइप को हटाकर आपको एक कीवर्ड यूज करना है डायनेमिक। आपको बेसिकली डेटा टाइप को हटाना है और एक कीवर्ड यूज करना है डायनेमिक। अब जैसे ही आप रन करेंगे ना तो ये कुछ भी एरर नहीं देगा। यहां पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास 10 और यहां पर प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ट्रू। डायनेमिक का मतलब यही होता है कि ए का कोई भी डेटा टाइप नहीं है, डायनेमिकली वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो डार्ट एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, पर वो अगर हमें स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज का फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो डार्ट हमें डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है बाय द डायनेमिक कीवर्ड। तो यही था डायनेमिक कीवर्ड का मतलब। तो यहां पर हमारा डायनेमिक कीवर्ड भी खत्म हो चुका है। तो यहां पर हम तीन चीजें सीख चुके हैं। हम डार्ट में प्रिंट कैसे करते हैं, डार्ट में कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं डार्ट में, और डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है डार्ट में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और डेटा टाइप जो मैं भूल गया था, छोटा सा ही है, उसे कवर कर लेते हैं, फिर हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चलेंगे, कंसेप्ट ऑफ नल या फिर कंसेप्ट ऑफ नलेबिलिटी। और वो डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अगर मुझे अपना नाम स्टोर करवाना है किसी भी वेरिएबल के अंदर तो मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल करूंगा। उसका भी सिंटैक्स काफी ज्यादा आसान है। मेरे को लिखना होता है स्ट्रिंग नेम और मेरे को डबल कोटेशन मार्क्स में मेरे को लिखना होता है अपना नाम। जैसे कि आप सब लोग मेरा नाम जानते ही हैं। मैं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं लवेश गर्ग सेमीकोलन और यहां पर मैं कर देता हूं प्रिंट अपना नेम। मैंने अपने नेम को प्रिंट कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसे फॉर्मेट कर देता हूं और यहां पर मैं रन कर देता हूं। तो यहां पर बहुत ही आसानी से लवेश गर्ग प्रिंट हो गया है। तो यही था हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास डेटा टाइप्स खत्म हो चुके हैं, प्रिंट कमेंट्स खत्म हो चुके हैं, शुरू की तीन चीज हम खत्म कर चुके हैं। अब हम चौथी चीज पे जाते हैं जो कि है कंसेप्ट ऑफ नल या फिर नलेबिलिटी। कंसेप्ट ऑफ नल या फिर नलेबिलिटी। तो नलेबिलिटी का कंसेप्ट हमसे ये कहता है कि यहां पर मैं एक सिंपल सी लाइन लिखता हूं इंट ए। अब यहां पर मैंने ना वैल्यू कोई भी असाइन नहीं करी है ए को, बस ए को डिक्लेयर कर दिया है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। अब अगर मैं यहां पर ए को प्रिंट करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। ये एरर ये दिखाएगा कि जो ए है वो नॉन नलेबल है। नॉन नलेबल मतलब कि आपने बताया नहीं है कि ए की कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती है, मतलब आपको ए की कुछ ना कुछ वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी। अगर मैं यहां पर 10 दे देता हूं और अब मैं इसे रन करता हूं तो ये बहुत ही आसानी से रन हो जाएगा और यहां पर मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां पर मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मुझे वैल्यू को बिना असाइन करे बिना इसे एग्जीक्यूट कराना है और जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊं
तो ये बताए कि ए के अंदर कुछ भी नहीं है, ए नल है, तो यहां पर ये तो एरर दे रहा है। तो इसका तरीका है कि डेटा टाइप के आगे मेरे को लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। जैसे ही मैं डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, वैसे ही डार्ट को पता लग जाता है कि अगर प्रोग्रामर ने इस वेरिएबल को कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट मुझे इसमें नल देना है। तो यहां पर एक वेरिएबल बनेगा, बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, अब ये एरर नहीं देगा मुझे, अब यहां पर मेरा नल प्रिंट होगा, मतलब ए के अंदर कौन सी वैल्यू गई है, नल वैल्यू गई है। तो आई होप आपको अब चीजें समझ में आ रही होंगी। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब आपको इतनी डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी। तो हम शुरू के 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था कि मेन एक स्पेशल फंक्शन होता है। अब हम वही फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? लेट सपोज कि हमें 5 बार प्रिंट करना है हेलो, तो हम कर देंगे सिंपली हेलो 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 हेलो, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और 5 बार प्रिंट कर देता हूं इसको। और जब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 5 बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। पर प्रोग्रामिंग एक कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग में, ड्राई की फुल फॉर्म होती है डोंट रिपीट योरसेल्फ। हमें अपने आप को ना रिपीट नहीं करना होता है। तो जब एक पीस ऑफ कोड, और वो पीस ऑफ कोड क्या है, ये लाइन, जब एक पीस ऑफ कोड काफी बार रिपीट हो रहा हो, जब एक पीस ऑफ कोड काफी बार रिपीट हो रहा हो, तो हम उसको क्या करते हैं, एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। और जब भी हमें उस पीस ऑफ कोड की जरूरत होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन को बनाने के लिए मैं यहां पर कमेंट डाल देता हूं, हियर आई एम क्रिएटिंग अ फंक्शन। यहां पर मैं एक फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूं। तो यहां पर अब फंक्शन को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। ठीक है, लेट सपोज मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप दे दिया वॉइड। अब वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न टाइप के बारे में हम और भी आगे जानेंगे। फिर हमें यहां पर देना होता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम कुछ भी मीनिंगफुल दे सकते हैं। ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमें हेलो बोल रहा है, तो दिस फंक्शन से हेलो टू अस। फिर हमें लगाने होते हैं 2 ब्रैकेट्स, फिर हमें करली ब्रेसेस लगाने होते हैं। करली ब्रेसेस लगाने के बाद यहां पर हमें अपनी पीस ऑफ कोड लिखना होता है जो हमें बार बार अपने मेन फंक्शन के अंदर चाहिए। तो मैं यहां पर अगर लिख दूंगा प्रिंट हेलो, ठीक है, तो मैंने यहां पर एक फंक्शन बना दिया है। इसे फॉर्मेट भी कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक फंक्शन बना दिया है और उसके अंदर अपना पीस ऑफ कोड लिख दिया है जो कि है हेलो। अब मैं इसे रन करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे बताए गए नॉलेज के अकॉर्डिंग जो डार्ट होती है वो सबसे पहले वॉइड मेन के अंदर जाती है, पर वॉइड मेन के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो जो मैंने यहां पर फंक्शन लिखा है ना, ये कहते हैं हम फंक्शन की डिक्लेरेशन। इसे क्या कहते हैं हम, फंक्शन की डिक्लेरेशन। अगर हमें इस फंक्शन के अंदर का कोड को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कराना होगा। कॉल कराने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल फंक्शन का नाम लिखना होता है। हमने अपना फंक्शन का नाम लिख दिया। फंक्शन के नाम लिखने के बाद हमें सेमीकोलन लगाना होता है और इसे कहते हैं हम फंक्शन कॉलिंग। क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। अब जैसे ही मैं रन पर दबाऊंगा, मेन फंक्शन के अंदर डार्ट आएगा और ये से हेलो फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही कॉल करेगा तो पूरे प्रोग्राम में से हेलो फंक्शन को ढूंढा जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। अब यहां पर हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब इस वाली लाइन को मैं कितनी बार भी लिख सकता हूं, और उतनी बार मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत बार हेलो प्रिंट हो गया है। और अब आपको फंक्शन की सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी कि फंक्शन ड्राई को इंप्लीमेंट करता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। यहां तो मैंने जो पीस ऑफ कोड है वो केवल एक लाइन का है। अब लेट सपोज मेरे को 2 नंबर को ऐड करवाना है, और वो 2 नंबर को ऐड करवाना है और वो डिफरेंट 2 नंबर्स है। लेट सपोज मेरे को 2 नंबर को ऐड करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम होगा ऐड। अब 2 नंबर ऐड होंगे, वो किसी और 2 नंबर ऐड होने के बाद जो उसका रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न करना है। तो जब रिटर्न, अब यहां पर तो केवल प्रिंट हो रहा था, इस वजह से मैंने उसका जो रिटर्न टाइप है वो वॉइड रखा।
अब अगर मेरे को दो नंबर के एडिशन का रिजल्ट को रिटर्न करवाना है तो यहां पर दो नंबर इंटीजर होंगे और इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर आएगा, तो मैं इसका रिटर्न टाइप रख दूंगा इंट। आई होप अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, पर आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या करूंगा, इंट फर्स्ट, जो फर्स्ट नंबर है वो है 10 और जो सेकंड नंबर है वो है 20 और जो रिजल्ट है वो क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड होगा और फाइनली यहां पर मैं रिटर्न करा दूंगा रिजल्ट को। ठीक है, और यहां पर मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूं। अब अगर मैं रन करूंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेन फंक्शन के अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है। इतनी बात तो अब आपको समझ में आ रही होगी। तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल कराना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐड को कॉल कराता हूं तो ऐड यहां पर एग्जीक्यूट होगा और रिजल्ट में आ जाएगा 10 प्लस 20 डेट इज 30 और यहां पर 30 रिटर्न हो जाएगा। जैसे ही मैं रन करता हूं तो यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर मैंने जो भी ऐड फंक्शन ने रिटर्न करा है उसे किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाया ही नहीं है। तो मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा जिसका नाम मैं दूंगा लेट सपोज रिजल्ट। ठीक है, और यहां पर बाद में मैं प्रिंट करवा देता हूं रिजल्ट को। इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूं और अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहां पर 30 प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर 30 प्रिंट हो गया है। तो आई होप आपको अब रिटर्न टाइप भी समझ में आ गया होगा, ये रिटर्न टाइप क्या है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तो मैंने हार्ड कोड कर दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि यूजर को 10 और 20 को प्लस ना करवाना हो, 100 और 200 को प्लस करवाना हो, या फिर 5 और 7 को प्लस करवाना हो। तो यूजर अपने हिसाब से अगर वैल्यू दे तो उसे हम कैसे फंक्शन के अंदर ला सकते हैं। लेट सपोज यूजर को प्लस करवाना है 5 और 6 को, तो यूजर क्या करे, यहां पर मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड मुझे यहां पर पास नहीं करने पड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे इसके आर्ग्यूमेंट। मतलब फर्स्ट और सेकंड मुझे देने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड मुझे कौन देगा, यूजर देगा, जब यूजर इस फंक्शन को कॉल करा रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कह दूंगा कि 5 और 6 को प्लस करके लाओ। तो जैसे ही यहां पर यूजर ने ऐड फंक्शन को कॉल करा तो यहां पर जो 5 और 6 है, जो 5 है वो तो फर्स्ट में आ जाएगा, जो 6 है वो सेकंड में आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, वो रिजल्ट में चले जाएंगे। जैसे ही यहां पर रिजल्ट रिटर्न होगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 11। अब जैसे ही मैं इसे रन करवाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 11। अब यहां पर हम कुछ भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यहां पर हम 50 कर सकते हैं और 60 कर सकते हैं। अब मैं इसे रन करता हूं। ठीक है, अब 50 और 60 110 आ गया। तो आई होप आपको फंक्शन समझ में आ गए होंगे, फंक्शन का नेम समझ में आ गया होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप समझ में आ गया होगा और फंक्शन के पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गए होंगे कि पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कितना भयंकर काम कर सकते हैं। अब आते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि जो ये वॉइड मेन है ये एक स्पेशल फंक्शन है। जब भी हम रन पे दबाते हैं तो जो डार्ट है ये मेन फंक्शन के अंदर का प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट करता है। इतना मैंने आपको बताया था। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो अब आपको मेन फंक्शन का महत्वता समझ में आ गई होगी कि इसका नाम हमें मेन ही रखना है और जो इसका रिटर्न टाइप है ये वॉइड है, कि यहां पर जो ये मेन फंक्शन है कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये वॉइड रिटर्न करता है, मतलब एम्प्टी, कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। इसलिए यहां पर हमने कुछ भी रिटर्न नहीं करा है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि प्रिंट और कमेंट्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं डार्ट में, डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है, नल का कंसेप्ट क्या होता है डार्ट में, और फंक्शंस क्या होते हैं डार्ट लैंग्वेज में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक और कंसेप्ट जो मेरे से यहां से छूट गया है, वो है फंक्शंस एंड वेर कीवर्ड। यहां पर मैं आपको एक वेर कीवर्ड भी बता देता हूं। वेर कीवर्ड, बल्कि वेर कीवर्ड ना सेकंड पॉइंट में आना चाहिए। यहां पर आप छोटा सा लिख लीजिएगा वेर कीवर्ड, वेर कीवर्ड। तो यहां पर मैं आपको वेर कीवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हमारा आधे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे फिर, और फिर हम अगले आधे टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो वेर कीवर्ड्स बहुत आसान है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान चीज है वेर कीवर्ड्स। हमें कुछ नहीं करना होता है,
हमें लिखना होता है। अब देखो जैसे मैं लिखता हूं इंट a इक्वल टू 10, ठीक है, और मैं प्रिंट कराता हूं a को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां पर 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां पर इंट ये बता रहा है कि a का कौन सा टाइप है, इंट को हटाकर मैं ना वैर लिख सकता हूं। अब वैर क्या चीज है? वैर एक ऐसी चीज होती है जो कि ऑटोमेटिकली बता देती है डार्ट को कि ए का टाइप क्या होने वाला है। यहां पर हमने ए को 10 असाइन करा है ना, तो ए का टाइप है 10 दे देगा, ठीक है। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं, यहां पर 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं ए यहां पर 10.2 दे देता हूं, तो डार्ट को वेर ऑटोमेटिकली बता देगा कि प्रोग्रामर ने ए को शुरुआत में डेसिमल नंबर दिया है, तो जो उसका टाइप है वो डेसिमल है, वो 10.2 है। इसकी वैल्यू हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, बी की वैल्यू 11.2 भी कर सकता हूं मैं, सॉरी ए की वैल्यू 11.2 भी कर सकता हूं मैं। यहां पर मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर 11.2 चेंज हो जाएगा और हमारे पास जो प्रिंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 11.2। पर अगर यहाँ पर मैं ट्रू कराने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रू कराने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यहाँ पर आप ट्रू नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? मैंने आपको बताया था डार्ट एक स्टैटिक टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब कि अगर आपने एक बारी डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया है, डेटा टाइप आपने बता दिया कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप यही होगा, तो आप उस डेटा टाइप का टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं। केवल एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं, वो तरीका है डायनेमिक कीवर्ड, ठीक है। अब वेर कीवर्ड में जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो जब हम सबसे पहले जो वैल्यू असाइन करते हैं उस वेरिएबल के अंदर जो उसका टाइप होता है, तो वेर कीवर्ड वही बन जाता है। अब यहां पर इसका टाइप डेसिमल है, तो वेर कीवर्ड वही बन जाएगा। मतलब यहां पर डार्ट को वेर कीवर्ड बता देगा कि ए का टाइप क्या है, डेसिमल है। मतलब जो पहली वैल्यू असाइन होती है ना उस वेरिएबल में, वही उसका टाइप बन जाती है। तो ये होता है वेर कीवर्ड। हालांकि अगर मैं यहां पर फॉल्स करता हूं और बाद में इसकी वैल्यू ट्रू कर देता हूं, तो ये पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो डार्ट को वेर कीवर्ड ने डार्ट को बता दिया भाई कि ए का टाइप बूलियन है, क्योंकि यूजर ने सबसे पहली वैल्यू फॉल्स दिया है, फिर यूजर ने इसकी वैल्यू ट्रू कर दिया है, तो तुम यहां पर ट्रू प्रिंट कर दो। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ए की वैल्यू ट्रू प्रिंट हो जाएगी। तो आई होप अब आपको ये 5 कंसेप्ट, ये शुरू के 5 कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने कवर करा कि प्रिंट कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं, डायनेमिक कीवर्ड क्या होता है, नल का कंसेप्ट क्या होता है और फंक्शंस क्या होते हैं डार्ट के अंदर। तो यहां पर आप ब्रेक ले सकते हैं छोटा सा, और छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आधी वीडियो खत्म हो चुकी है, आप बाद की आधी वीडियो देख सकते हैं। पर अगर आपके अंदर और भी एनर्जी बाकी है, जैसे कि मैं तो एक ही सीक्वेंस में वीडियो बनाऊंगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना अगला टॉपिक चालू करते हैं, जो कि है 6th टॉपिक, जो कि है इफ एल्स या फिर एल्स इफ लैडर। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां से। तो बेसिकली अगर हमें अपने प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम चूज करते हैं अपना ये इफ एल्स इफ या फिर एल्स। तो लेट सपोज यहां पर मैंने एक एज वेरिएबल बना लिया है जिसकी वैल्यू है 13। अब यहां पर मुझे बताना है कि इस की जो बेसिकली जो पर्सन है वो वोट दे सकता है या फिर वो वोट नहीं दे सकता है। तो मैं यहां पर इफ लिख दूंगा। मैंने यहां पर इफ लिख दिया। मैंने यहां पर इफ लिखने के बाद कहा कि अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है या फिर 18 के बराबर है, 18 से बड़ी है या फिर 18 के बराबर है, तो तुम वोट दे सकते हो। तुम वोट दे सकते हो। यहां पर मैं प्रिंट कर दूंगा दैट यू कैन वोट, एल्स बाकी केस में तुम वोट नहीं दे सकते हो। प्रिंट यू कैन नॉट वोट, यू कांट वोट। इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं। तो बेसिकली जब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहां पर आ जाएगा जो एज की वैल्यू है वो क्या है इस समय हमारे पास 13। ये इफ की कंडीशन में चेक करेगा क्या जो 13 है वो ग्रेटर देन इक्वल है 18 से, नहीं, तो वो इफ की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो एल्स की बॉडी के अंदर जाएगा और यहां पर प्रिंट हो जाएगा यू कांट वोट।
क्योंकि जो आपकी एज है वो 13 है, ठीक है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एज को कर दूंगा 20, तो जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर ये इफ की कंडीशन होगी कि 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा यू कैन वोट। अब जब मैं रन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन वोट। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। जब मैं आपको इफ एल्स के बारे में बता रहा हूं तो मैं आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में बता देता हूं। ग्रेटर देन इक्वल होता है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए इस वैल्यू से, ठीक है। एक होता है हमारे पास लेसर देन इक्वल टू। लेसर देन इक्वल टू क्या होता है? लेसर देन इक्वल टू मैं बता सकता हूं, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए लेसर देन इक्वल टू ही मैं देख लेते हैं कि लेसर देन क्या होता है या फिर लेसर देन इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। इधर मैं एक और चीज कर सकता हूं कि यहां पर मैं आपको ग्रेटर बता सकता हूं कि अगर एज ग्रेटर है, इक्वल नहीं केवल ग्रेटर है, तो यू कैन वोट। पर यहां पर इक्वल पे भी तो तुम वोट कर सकते हो, तो यहां पर मैं एक एल्स इफ डाल देता हूं। यहां पर मैं क्या डाल देता हूं? एक एल्स इफ डाल देता हूं कि अगर आपकी एज ग्रेटर नहीं है, आपकी एज इक्वल है, इक्वल है 18 के, तो तब भी तो आप वोट कर सकते हो। तो यहां पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहां पर कॉपी कर डाल दूंगा, इसको फॉर्मेट कर लूंगा और यहां पर मैं इसे रन कर दूंगा। तो एज 20 है, ये पहले के अंदर जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन 18, तो यू कैन वोट आ जाएगा। यू कैन वोट 1 डाल देता हूँ यहाँ पर, यू कैन वोट 2 डाल देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन वोट 1। पर जैसे ही मैं यहाँ पर 18 कर दूंगा, 18 कर दूंगा, तो ये 18 इज ग्रेटर देन 18 ये ट्रू नहीं है, ये एल्स इफ के अंदर जाएगा। 18 इज इक्वल इक्वल टू 18। अब मैं जब इधर रन करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा यू कैन वोट 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको एक इक्वल नहीं लगाना होता, जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो आपको डबल इक्वल लगाने होते हैं। जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं, जब आप वैल्यू को असाइन कर रहे होते हैं तो आपको एक इक्वल लगाना होता है, ठीक है। अच्छा, तो इतना तो आपको समझ में आ गया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी ने नेगेटिव एज डाल दी, अगर किसी ने नेगेटिव एज डाल दी तो आप तब क्या करेंगे। तो यहां पर मैं एक और इफ लगा देता हूं कि अगर जो हमारी एज है वो लेसर देन 0 है, वो लेसर देन 0 है, तो यहां पर हम प्रिंट करेंगे यू एंटर्ड इनवैलिड इनपुट, कि तुमने भाई इनवैलिड इनपुट डाला है, सही से इनपुट डालो। और इसको मैं कर दूंगा एल्स इफ, इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूं। अब मैं अगर रन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर तो यू कैन वोट 2 प्रिंट हो गया क्योंकि ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगर मैं यहां पर डाल देता हूं -18, तो यहां पर ये पहली इफ में जाएगा एंड -18 इज लेसर देन 0, तो यहां पर यू एंटर्ड इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। अब मैं इसे रन पे दबाता हूं, यहां पर आ जाएगा यू एंटर्ड इनवैलिड इनपुट। अच्छा, मैंने आपको ग्रेटर देन इक्वल के बारे में बता दिया, तो लेसर देन इक्वल के बारे में बता देता हूँ। लेसर देन इक्वल का मतलब होता है अगर ये एज इससे छोटी है या फिर इसके बराबर है, मतलब 0 पे भी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। मैं इसे रन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा यू एंटर्ड इनवैलिड इनपुट। तो आई होप आपको अब ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे। लेसर देन, ग्रेटर देन, लेसर देन इक्वल, व्हाट वी कैन से, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू। तो आपको ये सारे ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। ये वाले ऑपरेटर समझाने आपको बहुत ज्यादा जरूरी थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाले ऑपरेटर भी अब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो यही था हमारे पास इफ एल्स लैडर। इफ एल्स क्या होता है, वो मतलब बेसिकली हमारे प्रोग्राम के फ्लो को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना ये वाला टॉपिक भी कवर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है फॉर लूप। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, आप रिवाइंड करके देखिएगा कि मेरे को यहाँ पर हेलो 5 बार प्रिंट करना था, तो हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो एक तरीका तो फंक्शन है। अगर फंक्शन का इस्तेमाल हमें नहीं करना है और एक ही पैटर्न को रिपीटेटिवली हमें काम करना है या फिर रिपीटेटिवली प्रिंट करना है, तो हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लूप्स का इस्तेमाल, लूप्स बहुत सारे होते हैं पर जो मेन लूप होता है प्रोग्रामिंग के अंदर या फिर डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर वो होता है फॉर लूप। और फॉर लूप को लिखने के लिए लेट सपोज यहाँ पर हमें ना मेरा नाम लिखना है, यू, आपको अपना नाम लिखना है। यू हैव टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स।
तो एक तो तरीका है कि आप प्रिंट 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 5 बार लिख दें, पर वो ड्राई की प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। ड्राई क्या कहती है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो हम फॉर लूप की मदद से 5 बार प्रिंट करेंगे और ड्राई को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। वहां पर हम एक चीज को बार बार नहीं लिखेंगे। तो फॉर लूप बहुत आसान है, आपको लिखना होता है फॉर, आपको ये ब्रैकेट लगाने होते हैं और यहाँ पर करली ब्रेसेस लगाने होते हैं। ये जो फॉर की ये वाली चीज है, इसको आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना होता है सेमीकोलन से। पहले सेक्शन में आप एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट आई इक्वल टू 0। दूसरी पोजीशन पे हम लिखते हैं कंडीशन, जैसे आई इज लेसर देन, यहां पर मैं लिख देता हूं 1, आई इज लेसर देन इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब कि ये लूप कितनी बार चलेगा मैं अभी आपको बताता हूं धीरे धीरे कर। और यहां पर मैं लिख देता हूं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। एक सेकंड वेट करिएगा, मैं अपना लैपटॉप को चार्ज पे लगा लेता हूं। एक सेकंड गाइस, जस्ट अ मिनट, वरना ये बंद हो जाएगा। 1 मिनट गाइस। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, बट अभी मैंने अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा लिया है, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। जैसे मैंने लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या, अपना नाम। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा लिया लवेश। अब मैं इसे फॉर्मेट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे रन करूंगा ना, तो यहाँ पर 5 बार लवेश प्रिंट हो जाएगा। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको समझा देता हूँ। आई इक्वल टू 1 ये लूप कैसे चलेगा, सबसे पहले ये पहली चीज एग्जीक्यूट होगी, और ये पहली चीज तभी एग्जीक्यूट होती है जब लूप पहली बार हम लूप में एंटर होते हैं, फिर ये कभी नहीं देखी जाती है। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 हुआ। फिर इसके बाद हम यहां पर गए, 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है क्या। जैसे ही 1 लेसर देन इक्वल टू 5 है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अगर है तो होगी, अगर नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, एक बार लवेश प्रिंट हुआ। जैसे ही लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई तो ये जाती है थर्ड वाले पार्ट की तरफ, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। यहां पर हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया है, मतलब आई की वैल्यू 1 से 2 कर दी है। आई की वैल्यू 1 से 2 कर दी है। 2 के बाद हम इनिशियल कंडीशन पे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम लूप के अंदर एंटर करते हैं तो पहले पार्ट के अंदर हम तभी जाते हैं। तो जैसे ही आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर दोबारा से ये चेक होगा क्या 2 लेसर देन इक्वल टू 5 है। हाँ, 2 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है। दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी लूप की, और यहाँ पर जो दूसरी लाइन है ये लवेश यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोबारा इंक्रीमेंट होगा 2 इक्वल टू 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 3 वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर 3 वैल्यू हो गई है। तो 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है, 3 इज लेसर देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है। तो दोबारा ये प्रिंट होगा, 3 पे ये प्रिंट हुआ, 4 पे ये प्रिंट हुआ, 5 पे ये प्रिंट हुआ। जैसे ही आई की वैल्यू इज 6, तो 6 इज लेसर देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही था हमारे पास फॉर लूप, और फॉर लूप की मदद से मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से अपना नाम को 5 बार प्रिंट कर दिया है ट्राई के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं आई की वैल्यू भी प्रिंट करा देता हूं मोर क्लैरिटी के लिए, कि आई कैसे कैसे चल रहा है, ताकि आपको और क्लैरिटी हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर प्रिंट हुआ है लवेश 1, लवेश 2, लवेश 3, लवेश 4, लवेश 5। ऐसी आई की वैल्यू 6 हुई तो ये बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमारे पास बैठी है जो कि लूप को टर्मिनेट कर रही है। अगर हम ये कंडीशन नहीं डालते हैं तो ये लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा और ये लूप कभी भी रुकेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप अब आपको फॉर लूप भी समझ में आ गया होगा काफी ज्यादा डिटेल में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें फॉर लूप भी समझ में आ गया। अगर आप फॉर लूप को और भी ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं ना, तो मैंने एक मैं सी लैंग्वेज के ऊपर मैंने बना रखा है कि फॉर लूप लूप्स के बारे में मैंने वहां पर बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए इतना बहुत है, आपको फॉर लूप चलाना आना चाहिए, जो कि आपको आ चुका है। तो यहाँ पर हम इफ एल्स भी देख चुके हैं और फॉर लूप भी देख चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अपने 8th टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और वो 8th टॉपिक है हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स होती हैं, कुछ नहीं होता है। क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर मैं 2-3 चीजें लिख देता हूँ। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, मतलब क्लास वर्चुअल होती है। क्लास इज अ वर्चुअल,
क्लास इज वर्चुअल। वर्चुअल मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। बट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वर्चुअल। ऑब्जेक्ट्स आर रियल, दे एग्जिस्ट इन द फिजिकल एनवायरमेंट। तो सबसे पहले हमें क्लास बनानी होती है, और क्लास बनाने का सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा आसान होता है। हमें कुछ नहीं करना होता है, क्लास कीवर्ड लिखनी होती है, और यहाँ पर हमें लिखना होता है क्लास का नाम। लेट सपोज हम क्लास का नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, करली ब्रेसेस ओपन। यहाँ पर हमें लिखनी होती है क्लास की दो फील्ड। जैसे मैं यहाँ पर क्लास की दो फील्ड लिख देता हूँ, जैसे स्टूडेंट का कुछ नाम हो सकता है, या फिर स्टूडेंट की कुछ एज हो सकती है और स्टूडेंट का कुछ नाम हो सकता है। अब मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करूंगा ना, तो एक एरर आएगा अजीब सा। उस एरर को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, एरर को पढ़ने की कोशिश कीजिए। एज शुड बी इनिशियलाइज्ड बिकॉज इट्स टाइप इंट डजंट अलाउ नल। जो इंट है ना, वो कभी भी नल अलाउ नहीं करता है। एज को आपको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो आपने नलेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो इस एरर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और स्ट्रिंग के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसे मैं रन करूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये क्लास तो मैंने आपको बता दिया है। अब जो क्लास, जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लास ना वर्चुअल होती है, वो केवल ब्लूप्रिंट होता है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटैक्स मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटैक्स मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटैक्स बहुत ही ज्यादा आसान होता है। आपको लिखना होता है वेर कीवर्ड, फिर आपको लिखना होता है ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट 1, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट है, तो मैं क्लास का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन। इसे मैं रन करता हूँ, तो रन करने पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, बस एक ऑब्जेक्ट बना है। यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, केवल एक ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्लू लाइन आ रही है। मेरे को एक और बात याद आई, इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेम टाइप्स यूजिंग अपर केस कैमल लेटर। तो यहाँ पर हम कैपिटल एस लिख देते हैं। जो क्लास का नाम होता है उसे प्रेफर कीजिए कैपिटल से चालू करें आप उसको। यहाँ पर भी फिर कैपिटल एस आ जाएगा। अब इसे मैं रन कर देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं वी हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट, वी हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट। तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ करने के लिए ना हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन टू अ क्लास, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, और जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो क्लास के नाम के बराबर होता है। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं करली ब्रेसिस ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर करली ब्रेसिस लगा देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ वी आर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, वी आर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर है। अब क्या होगा, फॉर्मेट कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, तो जब भी हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद ये प्रिंट हो जाएगा कि वी आर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा वी आर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। अब हमें ये वाली चीज बिल्कुल भी समझ में आ गई है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूं स्टूडेंट 1 के एज को, और फिर मैं प्रिंट करना चाहता हूं स्टूडेंट 1 के नेम को, तो मैं प्रिंट कर सकता हूं काफी ज्यादा आसानी से। और यहाँ पर मेरे पास जो प्रिंट होकर आएगा वो प्रिंट होकर आएगा नल नल, वी आर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर है, और नल नल प्रिंट होकर आ गया है। अगर मेरे को इसकी वैल्यू देनी है तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही दे देता हूँ कि भाई एज की वैल्यू दे दो 10, और नेम की वैल्यू दे दो यहाँ पर लवेश, ठीक है। मैं यहाँ पर अपनी एज दे देता हूँ अच्छे से 21। तो अगर अब मैं इसे रन करता हूँ
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एज में चला गया 21, अब एज नल नहीं रहा, और नेम में चला गया लवेश, अब नेम भी नल नहीं रहा। और जैसे ही मैंने स्टूडेंट 1 का एज और नेम प्रिंट कराया तो यहाँ पर 21 और लवेश प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर तो मैंने हार्ड कोड कर दिया है यहाँ पर एज और नेम। अगर यहाँ पर जो हमारा यूजर है वो देना चाहता है एज और नेम, तो वो कैसे दे पाएगा? उसे देने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा इंट एज, ये कैपिटल एज कर देता हूं ताकि आप इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कर पाए, और यहां पर मैं कर देता हूं इंट नेम। ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं एज इक्वल टू एज, और यहां पर मैं कर देता हूं नेम। इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूं, और यहां पर एज डाल देता हूं, लेट सपोज मैं डालता हूं 22, और यहां पर डाल देता हूं शुभम। अब जब भी मैं इस रन करूंगा और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये 22 जाएगा इस कैपिटल एज में, और ये शुभम जाएगा इस कैपिटल नेम में। अभी कैपिटल एज आ गया स्मॉल एज के अंदर, और जैसे ही मैं इस स्मॉल एज और स्मॉल नेम को प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 22 और शुभम, क्योंकि नहीं प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। यहाँ पर मैं पढ़ के देख लेता हूँ, स्ट्रिंग कांट बी असाइंड, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अनजाने में गलती कर दी है, स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप इंट, तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप देख सकते हैं मैं भी गलती कर देता हूँ कभी कभार, तो आपको बिल्कुल पेशेंटली होकर यहाँ पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 22 और शुभम प्रिंट हो चुका है। अच्छा, अभी तो ना ये प्रोग्राम बहुत छोटा है, आप रिमेंबर कर सकते हैं बहुत सारे वेरिएबल के नाम, पर जब प्रोग्राम बड़ा होता जाता है उतने ज्यादा वेरिएबल बढ़ते जाते हैं, तो जितने ज्यादा वेरिएबल बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा हमें बहुत ही मुश्किल होता जाता है वेरिएबल्स के नेम को रिमेंबर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं एज लिख देता हूं और यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूं, और यहाँ पर एज इक्वल टू एज कर देता हूं और नेम इक्वल टू नेम कर देता हूं, तो यहाँ पर ना अजीब सी एरर आएगी, क्योंकि ना जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये इस एज के बारे में बात कर रहा है, इस एज के बारे में बात कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एज एज एज, तो इसने कुछ नहीं करा है। देखो बेसिकली इधर हो क्या रहा है, एज की एज, यहाँ पर एज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज इक्वल टू एज, मतलब इस एज के अंदर एज आ रही है, मतलब शुभम के अंदर शुभम ही आ रहा है, मतलब 22 के अंदर 22 आ रहा है, और नेम के अंदर नेम, शुभम के अंदर शुभम ही आ रहा है। ये इसको तो कर ही नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू तो नल है ही, इसको तो कर ही नहीं रहा है, इसकी वैल्यू तो नल है ही। तो इसको टैकल करने के लिए मुझे क्या करना होता है, अगर मेरे को डेटा मेंबर्स के नाम और पैरामीटर के नाम सेम करने होते हैं तो मेरे को यहाँ पर ना दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है, दिस डॉट एज और दिस डॉट नेम। अब यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन चलेगा। अब मैं अगर इसे रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नल नल प्रिंट नहीं होगा, 22 और शुभम प्रिंट होगा। दिस क्या होता है, दिस एक पॉइंटर है जो कि क्लास को पॉइंट करके रखता है। दिस डॉट एज का मतलब है कि मैं इस एज की बात कर रहा हूँ, और खाली एज का मतलब है कि मैं इस एज की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही दिस डॉट नेम में क्या हो रहा है, मैं दोबारा से बोलता हूँ, दिस एक पॉइंटर है जो कि क्लास को पॉइंट करके रखता है। दिस डॉट नेम का मतलब होगा ये वाला नेम, और सिंपल नेम का मतलब होगा ये वाला नेम। तो आई होप आपको दिस कीवर्ड की महत्वता समझ में आई होगी। देखो बाकी सब तो दिस पढ़ा देंगे, पर मैंने आपको बताया कि दिस हमें क्यों यूज करना है, ताकि हम वेरिएबल के नाम, अभी तो छोटा प्रोग्राम है, जब बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं ना तो उतना वेरिएबल्स हमारे बढ़ते जाते हैं, जितने वेरिएबल बढ़ते जाएंगे उतना हमारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, तो वेरिएबल्स के नेम हमारे रिमेंबर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। हम अपने कोड पे ध्यान दें या वेरिएबल की नेम को रिमेंबर रखने में ध्यान दें, तो इस वजह से हमें अपने वेरिएबल्स के नाम कम करने के चक्कर में दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट कवर कर लिया है, और कंस्ट्रक्टर एंड दिस कीवर्ड कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपने दूसरे लैब में इफ एल्स फॉर लूप, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड के बारे में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है कॉन्स्ट, स्टैटिक और फाइनल के बीच में डिफरेंस। इसे फटाफट कर लेते हैं और इस वीडियो को फाइनली खत्म करते हैं, क्योंकि काफी बड़ी वीडियो होती जा रही है ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कॉन्स्ट a इक्वल टू 10, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूं a को,
तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। देखो जो वेर था ना, वेर उसी तरह कॉन्स्ट होता है हमारे पास। अभी सबसे पहले हम कॉन्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो जो वेर था वही कॉन्स्ट होता है, कि इसमें भी हमें डेटा टाइप डिफाइन करने का जरूरत नहीं होता। जो यूजर पहला वैल्यू असाइन कर देता है, जो उसका डेटा टाइप होता है वही कॉन्स्ट का डेटा टाइप होता जाता है। पर जब वेर था तो कॉन्स्ट की क्या जरूरत है, जब वेर था तो कॉन्स्ट की क्या जरूरत है। देखो वेर की ना वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, पर कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर कॉन्स्ट की वैल्यू हमने एक बार 10 रख दी तो हम उसकी वैल्यू 20 भी नहीं कर सकते। यहां पर ये एरर दे देगा मुझे। तो अब वेर और कॉन्स्ट में तो हमें डिफरेंस समझ में आ गया। ठीक है, अब फाइनल के बारे में हम बढ़ते हैं कि फाइनल क्या है। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं फाइनल b इक्वल टू 10, और यहां पर मैं प्रिंट करा देता हूं b को। अब मैं अगर प्रिंट कराता हूं तो 10 और 10 प्रिंट हो जाएगा। देखो जो कॉन्स्ट है और जो फाइनल है वो बिल्कुल सेम होता है। मतलब हम कॉन्स्ट की वैल्यू को भी एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दी तो हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही हम फाइनल की वैल्यू भी एक बार डिक्लेयर कर दी तो उसकी वैल्यू को भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब दोनों का काम एक ही जैसा है तो हमने दो दो कीवर्ड क्यों बनाए। ठीक है, हमने दो दो कीवर्ड, अब इनमें हम जो सिमिलैरिटी नहीं है वो देखते हैं, जो इनमें डिफरेंसेस है वो देखते हैं। तो यहां पर कॉन्स्ट है हमारे पास और यहां पर हमारे पास फाइनल है। तो होता क्या है कि जैसे ही मैं यहां पर कॉन्स्ट इस्तेमाल करता हूं, जैसे ही मैं यहां पर कॉन्स्ट इस्तेमाल करता हूं, तो कॉन्स्ट इस्तेमाल करते वक्त जैसे मैंने लिखा है कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, तो मेमोरी में ए को मेमोरी असाइन हो जाएगी। तो ए वेरिएबल को मेमोरी यहां पर ही असाइन हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट मैं डिफरेंस का बता रहा हूं कि जब मैं कॉन्स्ट यूज करता हूं और कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10 लिखता हूं, तो ये लाइन लिखते वक्त ही ए वेरिएबल को मेमोरी असाइन हो चुकी है। पर पर अगर मैं यहां पर फाइनल कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल को असाइन करता हूं वैल्यू, जैसे फाइनल b इक्वल टू 10, तो यहां पर हमने केवल वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, वेरिएबल को यूज नहीं करा है। तो यहां पर मेमोरी असाइन नहीं होती, मेमोरी असाइन होती है जब हम उसको यूज करते हैं। मेमोरी इज असाइंड हियर। ठीक है, ए को मेमोरी कहां असाइन हुई, कॉन्स्ट के, मेमोरी इज असाइंड हियर। ठीक है, बस ये छोटा सा ही डिफरेंस था। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा ये छोटा सा डिफरेंस। अब यहां पर ना मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, ऐसे इंट वैल्यू इक्वल टू 10, और यहां पर ना फाइनल को वैल्यू दे देता हूं और प्रिंट कराता हूं, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए भी 10 प्रिंट हो जाएगा और फाइनल भी 10 प्रिंट हो जाएगा। पर मैं अगर कॉन्स्ट को वैल्यू असाइन कर देता हूं तो यहां पर दिक्कत आने वाली है। ये मैं दूसरा डिफरेंस समझाने जा रहा हूं। यहां पर दिक्कत आएगी, यहां पर दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि जब मैं यहां पर, देखो पहला पॉइंट प्रूव हो गया। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि यहीं पर मेमोरी असाइन हो जाएगी इसको, और जैसे ही मेमोरी असाइन करने चला, जैसे ही मेमोरी असाइन करने चला, तो भाई वैल्यू को तो अभी तक मेमोरी असाइन हुई नहीं है ना। मेमोरी इज असाइंड हियर, मतलब कि ये नॉट अ कांस्टेंट एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें यहाँ पर कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा। यहाँ से पहला पॉइंट प्रूव हो रहा है। आई होप आपको जिस्ट समझ में आ रहा होगा कि मेमोरी यहीं पर असाइन हो रही है तो यहीं पर हमें कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। पर यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं हो रही है। वैल्यू असाइन कहां पर हो रही है, जब हम इसे यूज कर रहे हैं। मतलब मेमोरी असाइन कहां पर हो रही है, जब हम इसे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मेमोरी यहीं पर असाइन हो रही है तो यहीं पर हमें इसको कांस्टेंट वैल्यू देनी पड़ेगी। आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है, जब हम क्लास बनाते हैं, तो मैं यहां पर एक क्लास बनाता हूं और वो क्लास बनाता हूं डमी, और यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल एज इक्वल टू 10। तो यहां पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, ये काफी ज्यादा स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर मैं यहां पर कॉन्स्ट लिखता हूं तो यहां पर दिक्कत आएगी। कॉन्स्ट लिखता हूं तो यहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं कॉन्स्ट लिखता हूं तो यहीं पर मेमोरी असाइन हो जाती है, और यहीं पर मेमोरी असाइन नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पर मेमोरी असाइन हो गई तो क्लास के सभी ऑब्जेक्ट के लिए एज की वैल्यू 10 होगी, पर ये तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैं कॉन्स्ट के आगे लगा देता हूं स्टैटिक कीवर्ड, तो यहां पर ये वैल्यू, यहां पर ये एरर दूर हो जाएगी और यहां पर बिल्कुल स्मूथली हमारा प्रोग्राम चलेगा। आप देख सकते हैं एरर रिमूव हो गई, क्योंकि स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास। स्टैटिक बिलोंग्स टू द क्लास। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो क्लास से बिलोंग करता है। मतलब ये अब एज
क्लास से बिलोंग करती है, मतलब कि कितने भी ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, तीन ऑब्जेक्ट हो, चार ऑब्जेक्ट हो, जो एज है वो 10 ही रहेगी। ये स्टैटिक बताता है। तो जब भी हम कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो हम कॉन्स्ट को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें उसके आगे स्टैटिक लगाना पड़ेगा। पर फाइनल अगर हम यूज कर रहे हैं तो फाइनल हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। क्यों फाइनल ऐसे यूज कर सकते हो कि फाइनल में मेमोरी यहां पर असाइन नहीं होती है, मेमोरी वहां पर असाइन होती है जहां पर हम फाइनल को यूज कर रहे हैं। तो आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, जरूर से कमेंट कर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप यहाँ तक आए हैं ना और आपने पूरी शिद्दत के साथ ये वीडियो देखी है, प्लीज कमेंट करिए कि मैंने ये वीडियो पूरी देखी है। इससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाने का, और आगे भी मैं आपको ऐसी बड़ी बड़ी वीडियो लाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।